वो तो किसी चीज़ को भी नहीं मानते, वो अपने ताल्लुकात को नहीं मानते, अपने दादा को नहीं मानते, वो तो दादा भी अलग बना लेते हैं। 500 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन कर देंगे आज परिवार पहचान पत्र के बनाने के नाम पे, कि ना तो बनाने वालों को पहले ठीक से ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने जिस प्रकार से 1,80,000 रुपये की आय से ज़्यादा जिसका फार्म भर दिया, 3 लाख बुज़ुर्गों की पेंशन कट गई, 16,000 विधवाओं की पेंशन कट गई। कोई कुछ कहे ज़माना, मुझे इस बात की परवाह कम है। मैं अपने आप पे इस बात के लिए यकीन करता हूँ कि मैंने लूट नहीं करी और ना झूठ। इस प्रकार से दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा दूध पे, दही पे, आटे पे जीएसटी लगाया गया। तो एमएसपी की गारंटी की बात आती है सर, एक कमेटी भी बनाई गई है लेकिन कोई भी संगठन का नेता उसमें मौजूद नहीं है, तो लगता है कि एमएसपी मिलेगी। सोशल मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया कितनी आवाज़ उठा रहा है कि 2 दर्जन गांव पानी से भरे पड़े हैं, आना जाना बंद है गांव में। अपने अपने मकान किसान किस प्रकार से उनकी रखवाली कर रहे हैं कि पानी उनके घरों में बढ़ा हुआ है, मजदूरों के घर गिर गए। इन्होंने कोई सुध ली ही नहीं। डाडम का पहाड़ सारा थोथा बना दिया, 4 लोग वहाँ मर गए थे। आपके सामने है, जमुना का रेत लूट के खा गए। इन्हें सारे तो शाम की पहाड़ियाँ लूट के खा ली। इन्होंने किस प्रकार से अभी अभी एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को किस प्रकार मोट के घाट उतार दिया और उसके ऊपर डंपर चला दिया। यानी कि हरियाणा प्रदेश की खानों और खदानों को लूटा जा रहा है। कलायत की सूद लेने वाला अब कोई नहीं। कलायत में लगता है कि जंगल राज है। मिशन 2024 आपने शुरू कर दिया जी, तो आपका थोड़ा पारा भी हाई कर देते हैं सर। जैसे जनता में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जब जब आप सत्ता में थे तो लोगों की राम राम भी नहीं लेते थे। चर्चा ये है कि जब से आप मिशन 2024 पे निकल चुके हैं कि किसी पार्टी में की बजाय आप निर्दलीय चुनाव लड़ने में। 2019 का जनादेश मिला नहीं था बीजेपी को। बीजेपी की तो 50 सीटें आ रही हैं, 40 जीती हैं। इन्होंने तो सत्ता तोड़ मरोड़ करके पैसे के बलबूते पे जेजेपी को साथ लगा करके लोगों के साथ धोखा करके तब सत्ता बनाई है। नगर पालिका चेयरपर्सन के पीछे चुनाव हुए थे, लेकिन अब मार्कशीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने इस चुनाव से दूरी बढ़ा दी, क्या कुछ करें? अगर कलायत विधानसभा की सड़कें टूटी पड़ी हैं तो जवाब मिलता है कि हमारी नहीं चलती। इनकी चलती है ज़रूर। सफाई घोटाले में चलती है, रिचार्ज बोर्ड घोटाले में चलती है, तालाब खुदाई घोटाले में चलती है। इनकी चलती ज़रूर है, रजिस्ट्री घोटाले में चलती है, म्यूनसिपल कमेटी की के पैसे लूटने में चलती है, पंचायतों का फंड खाने में चलती है। इनकी खूब चलती है, चावल घोटाले में चलती है। इनकी अगर चलती है तो इनकी इस प्रकार से शराब घोटालों में और अन्य घोटालों में भी चलती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी हैं और लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, तो बातचीत करेंगे। द एयर न्यूज में जी स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले बेरोजगारी का ही मुद्दा है। प्रदेश में आयाम जब स्थापित कर रही थी सरकार, तो सरकार ने आयाम पहला स्थापित किया कि बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आया और सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन की सरकार ने ढोल पीटा था कि हमने इस प्रकार के कानून बना दिए, अब 75% हरियाणा वासियों को, नौजवानों को फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में नौकरियां मिलेंगी। परंतु एक भी नौजवान को उस कानून के तहत नौकरी नहीं मिली। वो एक डकोसरा साबित हुआ और आज हमारे हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी दर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों जो नौजवान हैं उनका हरियाणा प्रदेश से मोह ही भंग हो गया है। वो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, या तो विदेशों में जा कर के अपनी जीविका उपार्जन करने का मन बना चुके हैं, या फिर उन्होंने ये निठल्ले रहने की वजह से उनमें से बहुत से नशे विषय में चले गए और जिसकी वजह से वो आपराधिक दुनिया में भी प्रवेश कर गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से नौजवानों की दुर्गति हुई, पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए, तो शायद है आने वाला वक्त हरियाणा के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि हरियाणा का नौजवान यहाँ रहेगा ही नहीं। और जिस प्रकार से इन्होंने अग्निपथ योजना चलाई है, उसमें नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया कि 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, यानी कि मिलिट्री को भी
फौज को भी ठेके पर रखने का काम किया, जिसकी वजह से नौजवानों में भारी रोष है और हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी दनदना रही है। आप देखेंगे कि कितने ही पढ़े लिखे नौजवान पेपर के लिए कोशिश करते हैं, एचएसएससी के रिजल्ट आते हैं, सबके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनको पकड़ा जाता है। पेपर लीक करने वाले को नहीं पकड़ा जाता और उनको और लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिया जाता है, फिर वो जमानत कराते फिरते हैं। ठीक इसी प्रकार से एचपीएससी का जिस प्रकार से चयन किया जाता है बड़ी बड़ी नौकरियों का, उसमें 3 करोड़ रुपये उनके कार्यालय में ही पकड़े गए। तो लगता नहीं कि यहाँ पे जो ढिंढोरा ये पीट रहे थे कि पारदर्शिता का वो है, यानी कि एचपीएससी जी और एचएसएससी ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं और सभी नौकरियों पर स्टे लगते हैं और सब जो ढोल पीटने वाले लोग हैं वो कहते रहे कि पारदर्शी नौकरियां दे रहे हैं, ना पर्ची है ना खर्ची है। जी तो फिर एचपीएससी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपये किस बात के लिए थे? आप ही बताइए, इतने पेपर लीक हुए, इतने पे स्टे लगे, तो फिर क्यों हुआ इस प्रकार का काम? यानी कि नौजवानों के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर जी, रही है। दुष्यंत चौटाला जी कैथल आए हुए थे, तो मैंने यही सवाल किया था कि बेरोज़गारी और जो सीएमआई का जो डाटा है, वो लगातार दिखा रहा है कि हरियाणा कितना पिछड़ता जा रहा है बेरोज़गारी में। तो वो कह रहे हैं कि ना मैं सीएमआई के डाटे को मानता और कहाँ है बेरोज़गारी? वो तो किसी चीज़ को भी नहीं मानते, वो अपने ताल्लुकात को नहीं मानते, अपने दादा को नहीं मानते, वो तो दादा भी अलग बना लेते हैं और उनका वक़्त इस प्रकार का है, जो बात उनके सूट बैठती है वो उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। आपके सामने तो उन्होंने कहा था 5100 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। आज परिवार पहचान पत्र के बनाने के नाम पे कि ना तो बनाने वालों को पहले ठीक से ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने जिस प्रकार से 1,80,000 रुपये की आय से ज़्यादा जिसका फार्म भर दिया, 3 लाख बुज़ुर्गों की पेंशन कट गई, 16,000 विधवाओं की पेंशन कट गई। किस प्रकार से लोगों को उलझाया गया परिवार पहचान पत्र में, जिसकी वजह से वो चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन बनाई थी, जो ओम प्रकाश चौटाला ने उसे फलीभूत किया, उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। आमदनी की जिस प्रकार से शर्त लगा करके उसे काटा जा रहा है, जिससे हरियाणा प्रदेश के 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की राज है वो राज सत्ता है वो गूंगी है, बहरी है और वो केवल सांप्रदायिक और जातिवाद फैला करके सत्ता में आई है। जसपा के नेता कह रहे हैं कि 5100 रुपए की शर्त पे ही ये समझौता हुआ था और लास्ट तक हम 5100 रुपए पेंशन करेंगे। ये तो कहने की बातें हैं कि यूं तो कहने के लिए कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, वो उससे भी मुकर गए। कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई में केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम इसको लागू कर ही नहीं सकते, अपना हलफनामा दिया है। ठीक इसी प्रकार से बोनस की व्यवस्था किसानों की ख़त्म कर दी, किस प्रकार से सब्सिडी ख़त्म कर दी, किस प्रकार से एग्रीकल्चर का बजट कम किया गया, नरेगा का बजट कम किया गया, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जीएसटी के नाम पे इस देश के अंदर बल्कि किस प्रकार से दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा दूध पे, दही पे, आटे पे जीएसटी लगाया गया, वो तब भी खामोश रहे। जब 3 काले कानून बने थे तो उन्होंने ये कहा था उन किसानों को जिन्होंने वहाँ पे धरना दिया, दिल्ली के जी चारों तरफ बैठे, लगातार उन्होंने 700 से ज़्यादा जानें दे दी। उन काले कानूनों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से 380 दिन आंदोलन चलाया, उनको भी बीमारी कहा था, उनको भी दलाल कहा था, उनको भी इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। हम्म, विदेशी फंड आने की बात कही थी इस गठबंधन सरकार ने हम्म, और फिर देश के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा जागी और उन्होंने कहा देश से माफ़ी चाहता हूँ और मैं इनको वापस लेता हूँ। जब जाने चली गई हम्म, और इतने दिन चले गए, इतना संघर्ष हुआ, ये बात तो बिना के बाद भी कही जा सकती थी जी और इसे इन्हें वापस लिया जा सकता था। जी। तो क्या जो एमएसपी की गारंटी की बात आती है सर, एक कमेटी भी बनाई गई है लेकिन कोई भी संगठन का नेता उसमें मौजूद नहीं है, तो एम लगता है कि एमएसपी मिलेगी? एमएसपी की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून ये नहीं बनाएंगे, इस बात से इन्होंने जवाब दे दिया। जो लोग इस कमेटी में लिए गए हैं उन्होंने तो पहले ही उन कानूनों को लागू करने की सिफारिश की थी और वो बनवाने वाले थे। उन्होंने पहले से ही उनको अच्छे कानून कहा था और ये कहा था किसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तब भी वो गला फाड़ फाड़ करके कहते थे हम सरकार के पक्ष में हैं, सरकार ने कानून अच्छे बनाए हैं
परंतु आपके सामने है कि जिन किसान संगठनों ने आंदोलन खड़ा किया था, जिन्होंने अपनी जानें दी थी, उन किसानों में से तो एक भी प्रतिनिधि इस एमएसपी कमेटी में केंद्र सरकार ने नहीं लिया, जिससे इस किसान मोर्चे ने इसको अस्वीकार कर दिया और ये कह दिया कि हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। यह कि साफ झलकता है कि एमएसपी का ये कानून बनाएंगे ही नहीं, और ऐसे लोगों को ले दिया जो इनके डंडोरची हैं, जो इनके लिए बात करते हैं, इन्हीं के पक्ष में बोलते रहते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने कि इस प्रकार का वायु गुणवत्ता कानून बनाया था कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना, अगर कोई घास फूस फूकेगा, पराली फूकेगा किसान, उस पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना हो जाएगा, 10 साल की कैद हो जाएगी। उसको भी किसान आंदोलन ने ही, ये समझ लेना कि आंदोलन की वजह से ही वो लागू नहीं हो सका। किसान आंदोलन की वजह से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी ये नहीं लेकर के आ पाए, क्योंकि उसमें भी यही था कि किसी भी गरीब को, बीपीएल कार्ड धारक को या किसी किसान को सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी। प्रांतीय सरकार अपने स्तर पर ऐसा नहीं कर सकेंगी। उसे भी ठंडे बस्ते में फ़िलहाल रखवा दिया, तो वो श्रेय जाता है किसान आंदोलन को। जी। और किसान आंदोलन के बाद भी अगर किसानों को मुआवजा लेना पड़े, तो आपको पता है कि खेड़ी चौपटा में किस प्रकार से कितने दिन तक लोग धरने पे बैठे रहे। अगर इन्होंने तो थर्मल पावर स्टेशन खेदड़ की अगर राख भी लेनी पड़े तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, वहाँ पे भी शहीद होना पड़ता है। वहाँ पे भी एक किसान शहीद हुआ जब जाकर के कोई समझौता हुआ। ये सरकार, चाहे वो किसानों की बकाया राशि देने का हो, चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे किसानों को किसी प्रकार की सुविधा, बिजली पानी देने की बात हो, ये आंदोलन मांगती है। और आंदोलन के बाद ये देखती है कि ये उग्र हो गया तो फिर जाके कुछ करती है, अन्यथा तो सोई पड़ी रहती है। जी। अगर आप देखिए, कलायत विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से आप भी, आपके मीडिया के साथी भी, सोशल मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया कितनी आवाज़ उठा रहा है कि 2 दर्जन गांव पानी से भरे पड़े हैं, आना जाना बंद है गांव में। अपने अपने मकान किसान किस प्रकार से उनकी रखवाली कर रहे हैं कि पानी उनके घरों में बढ़ा हुआ है, मज़दूरों के घर गिर गए। इन्होंने कोई सुध ली ही नहीं कि दर्जनों गांवों की सड़क टूटी पड़ी हैं। कैथल ज़िले की लगभग 150 से ज़्यादा सड़कों की दयनीय हालत है, आवागमन बंद है और इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये तीज उत्सव मनाते हैं और उन किसानों की कोई सुध नहीं, वो कलायत वासियों की कोई सुध नहीं, उन मज़दूरों की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की सुध नहीं लेते जिन्होंने इनको विधानसभा में भेजा है। इनके पास अगर कोई जाए कि कैथल से लेकर के तीतरम मोड़ से राजौन तक की सड़क टूटी पड़ी है, अगर किठाना की, सोंगरी गुलाना की सड़कें टूटी पड़ी हैं, अगर कलायत विधानसभा की सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो जवाब मिलता है कि हमारी नहीं चलती। इनकी चलती है ज़रूर, सफाई घोटाले में चलती है, रिचार्ज बोर्ड घोटाले में चलती है, तालाब खुदाई घोटाले में चलती है। इनकी चलती ज़रूर है, रजिस्ट्री घोटाले में चलती है, म्यूनसिपल कमेटी की के पैसे लूटने में चलती है, पंचायतों का फंड खाने में चलती है, इनकी खूब चलती है, चावल घोटाले में चलती है। इनकी अगर चलती है तो इनकी इस प्रकार से शराब घोटालों में और अन्य घोटालों में भी चलती है। आपके सामने है, हरियाणा प्रदेश की सरकार को बनते ही ये कहा था कि हम पारदर्शी पॉलिसी लागू खनन के लिए करने जा रहे हैं, परंतु डाडम का पहाड़ सारा थोथा बना दिया, 4 लोग वहाँ मर गए थे। आपके सामने है, जमुना का रेत लूट के खा गए, इन्हें सारे तो शाम की पहाड़ियाँ लूट के खा ली। इन्होंने किस प्रकार से अभी एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को किस प्रकार मोट के घाट उतार दिया और उसके ऊपर डंपर चला दिया, यानी कि हरियाणा प्रदेश की खानों और खदानों को लूटा जा रहा है। जहाँ इतने घपले और घोटाले हुए, आप ये समझ लेना कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला खानों और खदानों को लूटने का है। जी, अगर कलायत की बात करें तो पीछे क्राइम की संख्या भी काफ़ी बड़ी है जी। चाहे गोली कांड हो, व्यापारी वहाँ से पलायन कर रहे हैं। कलायत की सूद लेने वाला अब कोई नहीं। कलायत में लगता है कि जंगल राज है। यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से गोलियाँ चलती हैं, किस प्रकार से व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती हैं, किस प्रकार से पेट्रोल पंप लूट लिए जाते हैं, और इसी प्रकार से गैंग के गैंग वहाँ पे सक्रिय हैं। और इसी तरीके से वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था के पे ध्यान नहीं देने वाला, कोई विकास की जगह विनाश हो रहा है। वहाँ
कलैत में यहाँ होड़ मची है पैसे लूटने की, अपना घर भरने में लगे हुए। जी, तो मिशन 2024 आपने शुरू कर दिया जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों के साथ मेरे मिलना जुलना लगा रहता है और मैं लोगों के पास दुख सुख में जाता रहता हूँ। और केवल कलैत विधानसभा क्षेत्र में नहीं, मैं कैथल ज़िले में और हरियाणा प्रदेश में भी घूमता रहता हूँ। मैं कोई इस बात के लिए नहीं कि चुनाव की राजनीति के लिए ही केवल लोगों में जाता हूँ। मेरे अपने तालमेल हैं, अपने तौर तरीके हैं, मेरे अपने सामाजिक जीवन है, उसके अंदर मुझे सक्रिय रहना पड़ता है। तो चर्चा ये है कि जब से आप मिशन 2024 पे निकल चुके हैं कि किसी पार्टी में की बजाय आप निर्दलीय चुनाव लड़ने में अपनी ऐसा कुछ नहीं योगदान है देंगे। कि अभी राजनीतिक तौर से हरियाणा प्रदेश की तस्वीर साफ नहीं हुई। कौन-कौन मैदान में होंगे, कौन-कौन गठबंधन में होंगे, कौन-कौन मोर्चे बनेंगे। अभी इंतज़ार इस बात की भी नहीं है कि भई चुनाव नज़दीक आए और बहुत से लोग फिर चुनावी मैदान में कौन-कौन उतरेंगे, उस तरह के हिसाब लगेंगे। और इन मुद्दों को जिस प्रकार से बिजली का, पानी का, महँगाई का, भ्रष्टाचार का और जिस प्रकार से बेरोज़गारी का, ये सारे मुद्दे मैं लगातार लोगों के बीच में जाकर भी और आपके माध्यम से भी उठाता रहता हूँ और मैं सरकार को सजग करने में, चेताने में और उनके सोई हुई नींद को तोड़ने में लगा रहता हूँ। जी, तो आपका थोड़ा पारा भी हाई कर देते हैं सर। जैसे जनता में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जब जब आप सत्ता में थे, तो लोगों की राम-राम भी नहीं लेते थे। चलो वो तो प्रचार होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है। पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रचार होते हैं, विरोधी ऐसा करते हैं। अगर राम-राम ना ली जाती तो मैं 1996 में कैसे जीत गया होता, हुँ, तो फिर मैं कैसे लोगों के बीच में रहता। मैंने सारे 5 चुनाव लड़े हैं, मुकाबले में रहा हूँ। हाँ, हाँ। 3 चुनाव जीते भी हैं, 2 हारे भी हैं। तब हारने के बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं हार गया था। तब भी मैं टफ फाइट में ही आ रहा हूँ। कोई ऐसी लंबी चौड़ी डिफरेंसेस नहीं रहे कि मेरी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, मेरे को बस्ते पकड़ने वाले नहीं थे। और विरोधियों को तो कोई और प्रचार ना मिले तो यही सही कि भई ये कह दो, अगर आप जाएँगे, लोगों में मिलेंगे, लोग आपको 2 अच्छा कहने वाले मिलेंगे, 2 बुरा कहने वाले भी मिलेंगे। राजनीति के दोनों पहलू होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो जनता से निकल के आ रही है कि स्पष्टवादी हो आप। अगर किसी का काम आपने पकड़ लिया तो वो होगा। अगर वैसे ही ना बोल देते हैं, अगर काम नहीं लेना भई ये नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। मैंने चक्कर कटवाए नहीं। हुँ, मैं लूट और झूठ के खिलाफ हूँ। ना मैंने किसी को लूटा और ना मैंने झूठ बोली। मैंने जब भी कोई पार्टी हाईकमांड ने कोई बात पूछी है, मैंने तब भी बताया स्पष्टता से। हुँ। और उसके बावजूद भी जनता को भी मैंने चक्कर नहीं कटाए, गुमराह नहीं किया। अफ़सरों से भी मेरे बहुत अच्छे तालमेल रहे हैं। मुझे लोग एक शिष्टाचार के नाते शिष्ट व्यक्ति मानते हैं और मैंने हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों से, बड़े उच्च अधिकारियों से भी और जनता से भी मेरे अच्छे तालमेल रहे। कोई कुछ कहे ज़माना, मुझे इस बात की परवाह कम है। मैं अपने आप पे इस बात के लिए यकीन करता हूँ कि मैंने लूट नहीं करी और ना झूठ बोली। जी, तो बात करें जैसे बीजेपी की लोग इतनी बुराई भी करते हैं, लेकिन अगर लास्ट के दिन देखें तो इन्हीं को वोट मिलते हैं ज़्यादा, अभी तक जो मिले। ऐसी जैसी सत्ता है, जी, उससे सबसे ज़्यादा सामाजिक ताने-बाने को खतरा है। जब भी कभी इन लोगों की सत्ता बनी है, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हम सब भाई-भाई हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाने में विश्वास करते हैं। अगर इनको धार्मिक उन्माद से ठीक ना बैठे, तो ये फिर जाति-पाति की लड़ाई करवा देते हैं। आपके सामने है, चाहे हम जाट हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ईर हैं, चाहे हम खाती हैं, लुहार हैं, सुनार हैं, चाहे हम चमार हैं, वाल्मीकि हैं, रेगर हैं, खटीक हैं, धाणक हैं, 36 जात के भाई दुख सुख के साथी हैं। एक दूसरे के ब्याह शादी में, एक दूसरे के दुख सुख में गाँव में शामिल होते हैं। परंतु ये आपके सामने है कि जाति पाति की दुर्भावना फैलाते हैं। इनके एक सांसद रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे तरह तरह के नारे दिए जिससे समाज में विघटन आया और उसी सामाजिक ताने बाने को तोड़ करके ये सत्ता हासिल करते हैं। और मैं समझता हूँ
कि ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। लोग इस बात को भी भली प्रकार अब गांव-गांव में, शहर में समझने लगे हैं। जी। और जब कभी मौका आएगा, आपको पता है कि कौन-सी सत्ता दी है हरियाणा प्रदेश में? ये जनादेश नहीं था। 2019 का जनादेश मिला नहीं था बीजेपी को। हुँ, बीजेपी की तो 50 सीटें हारी हैं, 40 जीती हैं। हुँ, इन्होंने तो सत्ता तोड़-मरोड़ करके पैसे के बलबूते पे जेजेपी को साथ लगा करके लोगों के साथ धोखा करके तब सत्ता हा बनाई है, सत्ता हासिल की है। वरना लोगों ने तो इनको 40 सीट ही दी थी, 50 इनकी हराई थी। और जब 50 सीटें हार जाए लोकतंत्र में, तो उसे सहर्ष स्वीकार ये कर लेना चाहिए कि मैंडेट जनादेश तुम्हारे खिलाफ है। अभी 2 उपचुनाव भी हुए हरियाणा प्रदेश में। ऐसी सरकार है, दोनों उपचुनाव हार गई और उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हुँ। अब इस बात का क्या इलाज? जी। तो लास्ट सवाल मेरा यही है कि नगर पालिका चेयरपर्सन के पीछे चुनाव हुए थे, लेकिन अब मार्कशीट को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने इस चुनाव से दूरी बना ली। क्या कुछ कहें? ये आपसी भाईचारे का चुनाव था हुँ, और मैं ये मान के चलता था, जब मैं आपने कह दिया आप किसी दल में नहीं, तो फिर यहाँ पे दलों द्वारा प्रायोजित लोग, स्पॉन्सर्ड लोग लड़ रहे थे, तो फिर मैं इसमें कैसे हिस्से लेता। और जहाँ तक आपने कहा कि राजौंद एमसी के चुनाव में इस तरह की जो सर्टिफिकेट है उसका मिसयूज़ हुआ है, हुँ, ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट देखेगा या डिप्टी कमिश्नर अपने सत्र पे देखेंगे या इलेक्शन कमीशन अपने सत्र पे जांच पड़ताल कर लेगा। वैसे तो ये कोर्ट के मामले हैं, पिटीशन के होंगे, पिटीशन में सारी बात आएँगी, कोर्ट निखार करेगा। अगर सही हुई तो सही हो जाएगी, गलत हुई तो गलत हो जाएगी। जी, इसमें मैंने कोई टिक्का-टिप्पणी इस मामले पे नहीं करी। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल द एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।